ओम प्रकाश ग्रोवर जैसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में बहुत कम हुई है। जितना संघर्ष उन्होंने किया है इतने बहुत कम राजनीतिज्ञ हैं हमारे क्षेत्र में। तो उसने कहा कि भी कैसी है, मुझे दिखाओ भार्गव साहब। तो उसने दिखा दी। वो देखते देखते उसने वो ट्रिगर दबा दिया और उसने ट्रिगर दबाया और वो गोली निकल के गई दुकान से शटर के बाद। उधर से ओम प्रकाश ग्रोवर जी का आना हुआ और इधर से गोली का जाना हुआ। बाल बचे। इंटरव्यू करने गए तो वो नेताजी वो जो आरएसएस के थे, जो वो स्वयं सेवक लोग, वो सिंपल चारपाई पे लेटे हुए, एक पंखा लगा हुआ और एक मटका रखा हुआ पानी पीने का। और ये तो पत्रकार गए तो बड़ा अजीब सा लगा कि इतने बड़े आरएसएस के नेता है और इस तरह से। खैर वो उसका इंटरव्यू करके आ गए। पहले वो तो था नहीं मोबाइल वगैरह। उन्होंने बाहर आके किसी लैंडलाइन से फिर वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि वाजपेयी जी वो तो बड़े सिंपल आदमी हैं, बड़े नेताजी, आप वो इतने बड़े नेता और इतना साधारण जीवन। अरविंद यादव बहुत पूरी दौड़ में ये कि मेरे को भी टिकट मिलेगी। उधर से राव शिवरतन जी बहुत ज़्यादा दौड़ में थे। और राव शिवरतन जी उस समय अरविंद यादव ग्रोवर साहब के नज़दीक नहीं थे इतने। अच्छा, उस समय नज़दीक नहीं थे। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन जितने राव शिवरतन क्योंकि वो हम हमेशा ही उनकी जोड़ी देखते थे। तो ग्रोवर साहब अंदर खाने चाहते थे कि शिवरतन को टिकट मिले। तो जब उनकी फैसला हुआ कि वे टिकट देनी है 99 में, हाँ ठीक है, कि भाई शिवरतन को टिकट दे, इन्होंने ग्रोवर साहब ने कहा कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या मेरा एक टिकट पर भी अधिकार नहीं है। मैंने 12:15 बजे ही जैसे ग्रोवर साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने आपके याद अरविंद यादव को फ़ोन किया। अच्छा कि भाई तुम्हारी टिकट पे दिवाली की टिकट डिक्लेयर हो गई। हाँ। अरविंद यादव को बड़ा शौक लगा एकदम। जैसे एक तो रात को नींद अलसाई नींद में 12-12:15 बजे होता तो ही। उन्होंने पक्की सोच रखी थी अरविंद यादव ने तुम्हें टिकट मिलेगी कि अरविंद यादव तो कॉन्फिडेंट। एक बार एमपी की दौड़ में भी अरविंद यादव बहुत आगे आए थे। अच्छा हाँ, तो फिर भी तब भी इनकी बात नहीं बनी। तो एक बार ग्रोवर साहब बीमार पड़े। ठीक है, मैं उनका हालचाल पूछने गया तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि भाई एक दिन चौटाला को तो स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा। ऐसे वो पंजाबी होने के नाते पंजाबी में इतने लोकप्रिय नहीं थे, इतने स्वीकारी नहीं थे, जो मेरा अपना मानना है। जी। लेकिन गैर पंजाबी में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ थी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 20 जुलाई है। आज ही के दिन 20 जुलाई 1930 को ओम प्रकाश ग्रोवर का जन्म हुआ था। ओम प्रकाश ग्रोवर के बारे में ही आज हम बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, अलग अलग पदों पर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। पाकिस्तान से उनका आना हुआ था। भारत में आकर के उन्होंने जो काम किया, जो सेवा कार्य किया, उन्हीं की बदौलत वह प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे थे। और उनसे जुड़े जो सबसे ज़्यादा संस्मरण जिस किसी के पास है उनमें से एक शख्स हैं अनिल रस्तोगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, रेवाड़ी बेस पत्रकारिता रही है, हरियाणा को नज़दीक से देखा है, हरियाणा की पॉलिटिक्स को इन्होंने नज़दीक से देखा है। और जिस समय ओम प्रकाश ग्रोवर का सितारा बुलंदियों पर था, उस दौर में यह राजनीतिक बीट कवर करते थे, पॉलिटिकल बीट कवर करते थे। दैनिक जागरण में वरिष्ठ पत्रकार के नाते इन्होंने बहुत नज़दीक से ओम प्रकाश ग्रोवर की गतिविधियों को भी कवर किया है। इसीलिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं। इन्हें हमारे स्टूडियो में आना था, थोड़ा स्वास्थ्य इनका नरम है, हमारे पुराने मित्र हैं, इसलिए हम चल कर के आए हैं। ये इनका रेजिडेंस है, यहीं पर हमारी बातचीत हो रही है। तो ओम प्रकाश ग्रोवर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनके पास बहुत सारे संस्मरण हैं, किस तरह शिवरतन यादव को उन्होंने टिकट दी थी और किस तरह उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना हुआ था। सबसे पहले अनिल रस्तोगी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद एनजेपी हरियाणा की तरफ से। धन्यवाद जी महेश जी। तो सीधे बिना किसी भूमिका तो हमने बना ही दी है। ओम प्रकाश ग्रोवर के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय आप दे दीजिए। देखिए, जहाँ तक जी ओम प्रकाश ग्रोवर जैसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में बहुत कम हुई है। जितना संघर्ष उन्होंने किया है इतने बहुत कम राजनीतिज्ञ हैं हमारे क्षेत्र में। मेरा उनसे हमारा पारिवारिक परिचय है, क्योंकि उनकी दुकान भी हमारे एक ही बाजार में थी, उनकी मोती चौक में थी। अच्छा, उनकी भी दुकान थी? हाँ, उनकी मोती चौक में ग्रोवर वस्त्रालय के नाम से थी, कपड़ों की दुकान थी। और हमारी गोकल बाजार में ब्राइट शू स्टोर। हमारा परिवार जब साजे का परिवार था तब। तो
एक ही बाजार, क्योंकि उस समय रेवाड़ी बहुत सीमित था, जी तो सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन बच्चे होने के नाते वो हमको, हमारे परिवार को, बड़े लोगों को जानते थे, हमको कम जानते। जी जी मेरा उनसे परिचय जब हम कॉलेज में पहुंचे, प्री यूनिवर्सिटी, पहले प्री यूनिवर्सिटी होती जी थी, जी जी। तो सुनील ग्रोवर और हम जब साथी बने, सहपाठी आप बने, सुनील ग्रोवर उनके बेटे? उनके बेटे, जी जब वो हम सहपाठी बने, जी तो उनका हमारा, उनके घर में, वो मॉडल टाउन में रहते थे, बस जी, स्टैंड जी। के पीछे, तो वहाँ हमारा आना जाना नैतिक रूप रेवाड़ी से, बस स्टैंड के पीछे उनका घर था। हाँ, नियमित रूप से उनका घर, क्योंकि आना उनके जाना घर में सिर्फ उनकी वो ग्रोवर साहब तो दुकान पे बैठते थे, बिमला ग्रोवर है। हाँ, उनकी घरी बिमला आंटी मतलब वो रहती थी, और कोई उनके घर में 2 भाई थे, एक अनिल ग्रोवर और सुनील ग्रोवर। जी तो हमारा नियमित, क्योंकि उनके घर में और कोई था ही नहीं, जी जी। इसलिए वहाँ बहुत फ्री माहौल था। और जहाँ तक बिमला आंटी का सवाल था, वो बड़ी सात्विक और बड़ी धार्मिक और मिलनसार और सेवा भाव करने वाली औरत, जी जी। तो उनकी इच्छा रहती थी हम जाएं तो हमको कुछ ना कुछ खिलाती रहे, अच्छा अच्छा। तो उनके घर में कोई हिचक नहीं होती थी, जी जी। इसलिए हम सारा रेगुलर जाना आना था। हमारा बहुत टाइम सुनील के साथ बीतता था, वहीं से कॉलेज जाना, फिर वहीं से आ जाना, फिर एक बार क्या हुआ तो उस कि दौर में वो भाजपा में ज्यादा ऊंची पद पे नहीं आए थे उस दौर नहीं, में? उस समय वो जिला स्तर पे ही कार्य करते थे। अच्छा अच्छा। और जैसे छोटा शहर था रेवाड़ी, तो लोग ऐसे ही, जैसे उनको कहते थे भाई ये तो संघी है, और जनसंघ वालों को संघी कहते हैं, तो ओम प्रकाश ग्रोवर को भी संघी बोलते भाई संघी है वो, जैसे कौन संघ की शाखाओं में आना जाना शुरू से ही था। संघी बोलते थे सब जी। तो एक बार का बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। तो पहले जो बाजार के लोग थे, जो थोड़ी सी नेतागिरी टाइप के थे, या था थोड़े से वाइट कॉलर टाइप के थे, जी जी। तो वहाँ जीवली बाजार में एक रोशन टी स्टॉल होती थी, वो कांग्रेस के नेता थे, रोशन डेयरी, हाँ, वो कांग्रेसी नेता थे, पंडित रोशनलाल कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और जिला अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, और बड़े, तो सब लोग ज्यादातर 4 बजे के लगभग उनकी दुकान पे वहाँ पैदल ही चलते थे, चाय पीने जाते। उसमें ग्रोवर साहब भी होते थे, हमारे फादर भी, बहुत ओम प्रकाश, आनंद स्वरूप जी राठा, भगवान स्वरूप, पूरे ग्रुप अलग अलग 10-10 लोगों का वहाँ चाय पीते थे संग। या उनका एक टोस्ट छोले बहुत प्रसिद्ध थे, तो कोई वो खा, लेकिन इतना आमतौर पे। तो एक बार ग्रोवर साहब उनकी दुकान से चाय पी के और अपनी दुकान पे आ रहे थे पैदल, ज़्यादा दूर का रास्ता ही नहीं था, 5 मिनट का रास्ता। तो बीच में एक दुकान थी आयरन मशीन स्टोर की, उसमें एक रमेश भार्गव होते थे, गिरदाली भार्गव के लड़के, शिमला में वो थे, बड़े एस्टेट के मालिक थे, तो वो बड़े आदमी थे। तो वो उस दुकान पे बैठ के, उस दुकान के मालिक को, नीरू नाम था, वो तो दिवंगत हो चुके, तो नीरू मोदी, तो वो उसको अपनी एक पिस्टल दिखा रहे थे कि ये वेबले स्कॉट की पिस्टल है, और ये देखो। तो उसने, नीरू ने भी उसको उत्साहवश की, किसी ने देखा ही नहीं था, तो उसने कहा कि भी कैसी है, मुझे दिखाओ भार्गव साहब। तो उसने दिखा दी। वो देखते देखते उसने वो ट्रिगर दबा दिया, और उसने ट्रिगर दबाया और वो गोली निकल के गई दुकान से, शटर के बाद। उधर से ओम प्रकाश ग्रोवर जी का आना हुआ, और इधर से गोली का जाना हुआ। बाल बचे। और जैसे जब ये पता लगा ये क्या हुआ, तो बोले ऐसे भाई गोली दब गई, और ऐसे तो एकदम आदमी बिल्कुल जो है, जिससे चली वो भी सहम गया, जिसकी थी वो भी सहम गया, और जिसके पास से अब आपकी इस घटना से कोई मुकदमेबाजी तो नहीं होगी, सब पुराना किस्सा हो गया। लेकिन भाई एक इस तरह का साहब। अच्छा, फिर ग्रोवर साहब का जब सब ये लगा आपातकालीन 1975 में, तो सुनील ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हमारे साथी थे। ग्रोवर साहब अब इधर उधर थे, तो मुझे याद है हम अपनी दुकान पे जा रहे थे, पैदल मैं अपने दुकान पे जा रहा था, तो बंसल बूट हाउस, घंटेश्वर मंदिर के, हाँ बिल्कुल, जो रत्नेश्वर बंसल, हाँ, वो थानेदार से मेरे हजारी लाल जी थे, मुझे याद नहीं, वो ग्रोवर साहब आ रहे थे गिरफ्तारी देने के लिए, या उन्होंने देख लिया ग्रोवर साहब को, तो पुलिस तो उनके पीछे पड़ी थी, जो उन्होंने कहा कि भाई आप ग्रोवर साहब बैठो आप गाड़ी में। तो वही ग्रोवर साहब वही भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जिंदा मुर्दाबाद, ये वो नारेबाजी लगाते हुए फिर उनको वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर वो रेवाड़ी जेल, पहले मॉडल टाउन में थी, जहाँ खुली है, वहाँ पहले खुली थी, सड़क पे बिल्कुल, कैदी भी सड़क से, तो यहाँ दोनों ये बंद थे, सुनील ग्रोवर भी और वो
और भी कई लोग थे। जी जी। हम कॉलेज में पढ़ते थे, छोटी उम्र थी, पता ही नहीं। हम भी चाव स्वरूप सुनील ग्रोवर से मिलने चले जाते थे। तो सुनील कई बार कहता था, भाई जब आए तो ना कल गोलगप्पे ले आना, अच्छा अच्छा। आज टिक्की ले आना। तो हम 2-3 दोस्त थे, उनके अब लिए जेल में टिक्की उक्की ले जाते हैं? हाँ, वो तो कुछ वहाँ पहले बंदिश तो थी नहीं, ज्यादा ऐसा था नहीं पहले जो अब है। हाँ। वही उसमें से पकड़ा दिए, थोड़ी देर बात कर ली और अपने ऐसे आ गए। तो हमारा इस तरह से ये इनके चलता घनिष्ठता था बढ़ती और गई। घनिष्ठता बढ़ी थी। और थोड़ा सा वो हमसे मजाक वगैरह भी, क्योंकि बाजार के भी थे, दोस्त भी थे, और उनके घर में कोई और कोई था भी नहीं, हम ही बच्चे थे ना, लड़कियां थी कोई तरह से। तो बड़ा हंसी मजाक का माहौल होता था और वो बड़े हंसते रहते थे। और उनको उर्दू पे बड़ी अच्छी पकड़ थी, शेर व शायरी उनकी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि पुराने लोगों को तो हाँ शेर व शायरी, वो अपनी भाषण में भी बहुत शेर व शायरी करते थे कि वो तो फिर जहाँ तक उनके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, हाँ वो रोचक था, वो तो कई बार जिक्र करते रहे। हाँ, वो तो बताइए हमारे दर्शकों को जो वो क्या था कि रामविलास कैसे जी, प्रदेश अध्यक्ष बनना हुआ रामविलास उनका? जी भी दौड़ में थे, ग्रोवर साहब पर्यवेक्षक बने थे अच्छा, और रामविलास जी दौड़ में थे, पर्यवेक्षक या चुनाव अधिकारी? चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक पहले। अच्छा। तो 3-4 लोग और दौड़ में थे, नेता लोग। तो उन दोनों उनका फैसला नहीं हो पा रहा था, कोई किसी पे राजी नहीं था, कोई किसी पे राजी नहीं था। फिर हालांकि ग्रोवर साहब कहीं दूर दराज लाइमलाइट में नहीं थे, कहीं ना हम कोई, जैसे कि तो कौन कौन थे? तो रामविलास शर्मा भी, एक तो रामविलास जी शर्मा थे, एक मेरे ख्याल मंगला जी, ये सीताराम सिंगला, इस तरह के पहले 4-5 लोग ही तो थे। हाँ हाँ, जो घुमा फिरा के रहते थे। नारनौल के ये जो आपके कैलाश शर्मा जी, एक वो अब ओम प्रकाश मनचंदाबाद में आए। तो इस तरह के 4-5-7-10 लोग लाइमलाइट रहते थे। किन्हीं दो के बीच उनमें से एक रामविलास शर्मा थे। कंपटीशन था अध्यक्ष पद का, लेकिन वो उनका फैसला नहीं हो पाया। ठीक है, तो फैसला नहीं हो पाया। तो फिर जब लास्ट मोमेंट में ये हुआ कि भाई किसी का फैसला पे कोई किसी पे राजी नहीं है, किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, बीजेपी क्योंकि सत्ता में भी नहीं थी, इतनी ज्यादा पार्टी में वजन भी नहीं था इतना पार्टी का। इस तरह से एक और इससे जुड़ा एक वैसे अलग है इससे। हाँ जी, हाँ जी। एक बार एक पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि मुझे भाजपा एक आरएसएस के बड़े नेता का उसका इंटरव्यू करा दो आप। तो अब वाजपेयी जी ने वो उनका इंटरव्यू करा दिया। झंडेवालान में संस्कृति भवन होता है मेन इनका, तो उसमें हमने भी काम किया। ऊपर हमारा डीसीएम का ऑफिस था, मैं डीसीएम में था, तो किराए के आगे जॉब करते थे। हाँ, तो आगे की बिल्डिंग डीसीएम ने ले रखी थी पूरी किराए। खैर एनीवे, वो संस्कृति भवन में वो पत्रकार महोदय वो आरएसएस नेता का इंटरव्यू करने गए। तो वो इंटरव्यू करने गए तो वो नेताजी वो जो आरएसएस के थे, जो वो स्वयं से एक समक लोग, वो सिंपल चारपाई पे लेटे हुए, एक पंखा लगा हुआ और एक मटका रखा हुआ पानी पीने का। और ये तो पत्रकार गए तो बड़ा अजीब सा लगा कि इतने बड़े आरएसएस के नेता है और इस तरह से। खैर वो उसका इंटरव्यू करके आ गए। पहले वो तो था नहीं मोबाइल वगैरह। उन्होंने बाहर आके किसी लैंडलाइन से फिर वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि वाजपेयी जी, वो तो बड़े सिंपल आदमी है, बड़े नेताजी, आप वो इतने बड़े नेता और इतना साधारण जीवन। तो वाजपेयी जी ने कहा था, अभी सत्ता सुख नहीं मिला है ना। तो इसी तरह से उस समय आरएसएस के पास संघ के पास भी सत्ता सुख नहीं था, तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी होती नहीं थी कि प्रदेश सादगी से रहना ही पड़ता था। दोनों ही कारण थे। तो लास्ट में ये हुआ कि भाई कोई भी नहीं बन के कि आप ये ग्रोवर साहब को बना दो। उस पर सब एग्री हो गए कि हाँ जी चलो इन्हीं को बना दो। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई उस समय एक प्रसंग आप बताएंगे तो ज्यादा। जो आज के प्रधानमंत्री वो उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे? नहीं, बाद में बने। हाँ। अच्छा, तो उस समय ओम प्रकाश ग्रोवर अध्यक्ष बना दिए गए? अच्छा, तो अध्यक्ष बना दिए गए। अध्यक्ष का जैसे हमारे पास सूचना आई, हम पत्रकारिता में आ गए, तो उस समय तो बाद में पता लगा ये कल आएंगे, वो उनका जुलूस निकलेगा। तो लोगों ने पूरा शहर में से उनका एक जुलूस निकलता हुआ, हालांकि उस समय उस लोगों ने उसका अभिनंदन किया। लेकिन अगर आज कोई भाजपा का राष्ट्रीय या प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, आज अगर वो जुलूस निकालना चाहे तो हजारों की भीड़ होगी। लेकिन उस समय क्योंकि सत्ता में नहीं थी और पार्टी के पास पैसा भी नहीं था, ग्रोवर साहब को तो बोले
पार्टी की तरफ से। कोई सन थोड़ा सा ध्यान है, कौन सा सन होगा उस समय? ये 1999, क्योंकि उनके समय में जो चौटाला पार्टी की जो 10 सीटें आई थी लोकसभा की, 5 भाजपा की आई थी, 5 इनेलो की आई थी। समझौता हुआ था फिर। हाँ, तो 5 सीटें आई थी। ग्रोवर साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 1999 की बात है। जी। तो ये ऐसा पहली बार हुआ कि उनके, समझ लो कि ग्रोवर साहब के तो लोकसभा चुनाव में 5-5 दोनों। 5-5 फिर गठबंधन हुआ इनेलो का भाजपा का। इनेलो भाजपा का नहीं, लड़ाई दोनों मिलके लड़े थे ना। विधानसभा नहीं, लोकसभा। हाँ, लोकसभा तो लड़ लिया, हाँ, 5-5 सीटें ले ली। विधानसभा उसके भी बाद मिलके- विधानसभा हुआ ना। हाँ, विधानसभा भी मिलकर तो लड़े थे। विधानसभा में वो जो आप एक किस्सा बता रहे थे, उनका टिकटों का जो वो किस तरह जो उन्होंने जो एक विधानसभा में सारी टिकटों का वितरण हो गया, जिसके इनेलो की इनेलो कोटो में होगी, भाजपा की भाजपा। रिवाड़ी की टिकट अटक गई, रिवाड़ी की टिकट अटक गई। अच्छा। रिवाड़ी में, क्योंकि 1996 में जी अरविंद यादव जी रोहतक से रिवाड़ी आए जी जी। कि भाई, क्योंकि रोहतक तो जटवाड़ एरिया है, और वहाँ पंजाबी बाहुल्य है और बनिया बाहुल्य भी है, जाट, मतलब अरविंद यादव होने के नाते वहाँ पर उनका कोई समीकरण नहीं बैठ रहा था। तो उनको भेजा तो गया अरविंद? उनको ऊपर से निर्देश मिले कि अगर आपको हम राजनीति में चुनाव हम टिकट दे सकते हैं तो आप रिवाड़ी शिफ्ट हो जाइए, अहिरवाल। ठीक है। वो आपका गृह क्षेत्र भी वहाँ से पास पड़ता है, हाँ। और आपका वो अहिरवाल एरिया है, तो आप वहाँ जाके काम करें तो अपने आपको टिकट गृह देना। क्षेत्र में जाइए आप। तो अरविंद यादव रिवाड़ी आ गए 96 में। हाँ, उससे पहले उन्होंने आने से पहले 1994 में 93 में एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया था मक्खनलाल की धर्मशाला। ठीक। बड़ा। जी। तो वो मेडिकल, पूरी रोहतक मेडिकल कॉलेज से बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम लाए थे। ठीक है। तब पहली बार लोगों ने, हमने जाना था कि ये अरविंद यादव को रिकॉग्नाइज किया लोगों ने। नहीं, हाँ, पहले ये जाना था। जी जी। उसके बाद वो यहाँ 96 में परमानेंट आ गए। ठीक है। उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, वो अकेले खुद ही ड्राइव करते थे, खुद ही आते थे, यहाँ दिन भर रहते थे और रात को रोहतक चले जाते थे। बाद में उन्होंने अपना एक किराया बना लिया कि नहीं, पहले किराए के रहे। अच्छा, ठीक है। किराए पर है और रोहतक आते जाते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे, धीरे धीरे संपर्क होता रहा। तो लोगों ने धीरे धीरे, आदमी तो नए आदमी को स्वीकार करने में टाइम तो लगता ही। जी जी। तो वो अपनी लाइन में लग गए, हमसे भी मिलते थे, हमने कि भाई मेरी दावेदारी है। तो अखबारों में भी हमने भी उनका नाम कई बार लिखा कि भाई दावेदारी है, दावेदारी। और क्योंकि उनके धनोई से हुकुमदेव नारायण यादव जी, वो सेंटर में मिनिस्टर रह चुके थे, बड़ी ऊंची चीज थी। तो ये अलग अलग माना जा रहा था कि भेजा भी इसलिए कि इनको टिकट। अभी तो राजनीति से संन्यास ले लिया हुकुमदेव यार, अब तो रेस्ट करते हैं। अब तो रेस्ट ले लिया, वो तो एक उम्र के हिसाब से वो ही। जी जी। जगदीश मुखी का भी एक प्रसंग है ना बीच में, ओम प्रकाश ग्रोवर के बहनोई है। हाँ, लेकिन वो उसमें उस समय उनका कोई रोल नहीं। अच्छा, उस समय बाद की बात। तो अरविंद यादव बहुत पूरी दौड़ में कि ये कि मेरे को भी टिकट मिलेगी। उधर से राव शिवरतन जी बहुत ज़्यादा दौड़ में थे, और राव शिवरतन जी उस समय अरविंद यादव ग्रोवर साहब के नज़दीक नहीं थे उतने। अच्छा, उस समय नज़दीक नहीं थे। नहीं, अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने राव शिवरतन, क्योंकि वो हम हमेशा ही उनकी जोड़ी देखते थे। जी जी। रिवाड़ी में राव शिवरतन सिंह और ग्रोवर साहब, तो ग्रोवर साहब अंदर खाने चाहते थे कि शिवरतन को टिकट मिले। तो जब उनकी फैसला हुआ कि भाई टिकट देनी है 99 में, हाँ, ठीक है, कि भाई शिवरतन को टिकट दे, इन्होंने, ग्रोवर साहब ने कहा कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या मेरा एक टिकट पर भी अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब बाकी पे, मतलब ये तर्क दिया इन्होंने। हाँ कि अड़ गए कि मैं एक टिकट का भी मेरे पास अधिकार नहीं है। तब ऊपर हाईकमान ने कहा भाई ठीक है। तो रात को 12 बजे ग्रोवर साहब ने, मतलब शिवरतन सिंह की टिकट ओके की डिक्लेयर, और 12:15 बजे या 12:10 पे ग्रोवर साहब ने मुझे लैंडलाइन पे फ़ोन किया कि हमने ऐसे ऐसे टिकट राव शिवरतन सिंह को रिवाड़ी की टिकट दे दी। तो तब तक तो अखबार भी आपका छपने जा चुका होगा। हाँ, तो मैंने वो अपने अखबार को रात को फ़ोन किया जब तो बोला यार इससे में तो अखबार तो गया। तो मैंने कहा जी आप जो बोले वैसे न्यूज़ पक्की है। मैंने कहा न्यूज़ पक्की है जी। उन्होंने कहा देख लो जी। उन्होंने कहा जो होती है कि भाई देख लो, हम छाप दें, कल अखबार को बड़ी फजीयत हो जाए। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
तो मैंने कहा नहीं जी। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे देख लो या तो तुम्हारा सुबह ही त्याग पत्र। तो छपते में उन्होंने, क्योंकि रिवाड़ी की टिकट ही अटकी हुई थी, हाँ मैंने 12:15 बजे ही जैसे ही ग्रोवर साहब ने मुझे फोन किया, आपने मैंने खबर हाथ लिखवा आज दी। अरविंद यादव को फोन किया अच्छा अच्छा, कि भाई तुम्हारी टिकट पे रिवाड़ी कैंची की चल टिकट गई। डिक्लेयर हो गई। हाँ हाँ। अरविंद यादव को बड़ा शौक लगा एकदम, जैसे एक तो रात को नींद, अलसाई नींद में 12-12:15 बजे होता तो ही उन्होंने पक्की सोच रखी थी अरविंद यादव ने तुम्हें टिकट मिलेगी? कि अरविंद यादव तो कॉन्फिडेंट अच्छा अच्छा अच्छा। कि भाई होगी। तो उनको बड़ा नहीं बोला जो मैंने कहा जी जो मैंने तो न्यूज़ भी भेज दी, बता भी दिया, और मेरे पास उन्होंने ग्रोवर साहब ने सब कुछ मेरी बात भी करा दी उनसे, किसी और से भी। फिर उन्होंने कहा कि तुम अभी ठहरो। तो 10 मिनट बाद ही उन्होंने मेरे को अरविंद यादव ने फोन किया, हाँ भाई यू आर राइट, कि भाई टिकट तो ग्रोवर साहब को मिल गई है। तो ये उस तरह से उनको टिकट मिली राव शिवरतन सिंह को। हालांकि वो जीते तो नहीं, ग्रोवर साहब ने अपनी वीटो से हाँ। टिकट दिलाई, जीते नहीं, हार गए। हालांकि राव शिवरतन सिंह कम मार्जिन से हार गए। तो ये उनका किस्सा रहा। तो जो टिकट, तो उसके बाद इनकी नजदीकी हुई। उसके बाद ग्रोवर जब अरविंद यादव यहाँ, वैसे तो क्योंकि पार्टी के नाते तो वो उनका रोज मिलना जुलना वैसे थे, वो उनको बाबा बोलते थे प्यार से, है ना, बाबा। तो फिर तो उनकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई थी। और क्योंकि ग्रोवर साहब के बहनोई थे जगदीश मुखी जी, और वो ऊपर उनके बहनोई भी थे केंद्र में कमदेव नारायण यादव जी। तो ये सब इनका बहुत ज़्यादा, फिर तो ग्रोवर साहब और अरविंद यादव एक घी खिचड़ी हो गए थे। लेकिन वही वाली बात है कि राजनीति में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक बार एमपी की दौड़ में भी अरविंद यादव बहुत आगे आए थे। अच्छा हाँ, तो फिर भी तब भी इनकी बात नहीं बनी। लेकिन फिर आपने देखा ये इतिहास पिछले 2 बार हर बार दरवाजे से वापस हो रहे हैं। हाँ, टिकट का वो कई बार सुनते हैं। हाँ, लेकिन चलिए हम ओम प्रकाश ग्रोवर के प्रसंग पर आते हैं। बीच में अरविंद का आ गया, सामयिक था, तो आपकी बातें भी दर्शकों को पसंद आएगी। अब ओम प्रकाश ग्रोवर से जुड़ा कोई और एक संस्मरण, और इसके बाद हम अपनी बात समाप्त करेंगे। कोई एक दो ऐसा आपको किस्सा हो, उन्होंने सत्ता संभालने के बाद, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के साथ सत्ता रही थी उनकी, वो चाहे बेशक सत्ता में नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, एक बार कुछ मलाल उन्होंने कभी बताया हो, या ओम प्रकाश चौटाला से खटपट, या ओम प्रकाश चौटाला से याराना, मतलब किस तरह की उनकी फिर पॉलिटिक्स रही? जब उनकी 1999 से 2004 के बीच में उनकी चौटाला से पार्टी की नज़दीकियाँ हुई। मेरा मानना है कि ग्रोवर साहब की ओम प्रकाश चौटाला से तब भी नज़दीकियाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तो सब कुछ होता ही है, लेकिन एक आत्मीयता पता लग जाती है, वो हमने वो नहीं बनी थी चौटाला, वो नहीं। तो एक बार ग्रोवर साहब बीमार पड़े, ठीक है, मैं उनका हालचाल पूछने गया। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि भाई एक दिन चौटाला को तो स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा, ऐसी, मतलब कहीं मन में खटास थी। हाँ, तो मैंने वो पूरा उसका एक आर्टिकल बना के, और वो फ्रंट पेज पे छपा, बाई लाइन हमारा कि उस कुछ दिनों बाद वो सरकार भी गिर गई। बात सही साबित हो गई। हाँ, उनकी जो उधर खट्टर साहब भी इस बात के लिए वजित थे, उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, मैं जब तक चौटाला को नहीं हटा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये एक वो बन गया था। अरविंद वहाँ जब महामंत्री थे रोहतक के, उसी दौर में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जो आज के हैं नरेंद्र मोदी, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, वो राष्ट्रीय महामंत्री बनकर हरियाणा का प्रभारी बनकर आ गए। ओम प्रकाश ग्रोवर तब प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये उस समय का। और मनोहर लाल खट्टर जो आज केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री रहे, वो संगठन मंत्री थे हरियाणा में, यही थी। बिल्कुल। तो मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश ग्रोवर की जो जोड़ी थी, एक किस्सा अगर आपको याद आ जाए तो एक नारा दिया था, बैसाखी छोड़ो, अकेला चलो बैसाखी छोड़ो। तो वो लेकिन अब उसमें एक और चीज में, जो आपने मोदी जी का नाम लिया, जी जी, मैंने मोदी जी को, अब तो देखो आपको यकीन भी नहीं करेगा, जी जी, कि मोदी जी महामंत्री थे, जब राष्ट्रीय महामंत्री थे तो रिवाड़ी आते थे, जी जी, आते ही प्रवास करते थे। हाँ जी, हाँ जी। मक्खनलाल की धर्मशाला में वो आए, बड़े साधारण से कपड़े पहनते थे, जी जी, हाँ, वो रहते तो ऐसे ही थे पहले, बहुत साधारण। और एक वो जो इनका होता है परंपरागत झोला टाइप का, वो तो वहाँ उनकी मीटिंग वगैरह वहीं होती थी, बैठे तो शाम को वो, क्योंकि पत्रकार उन दोनों थे ही नहीं, हाँ हाँ, 3-4-5 पत्रकार थे गिने चुने, हम भी जला, क्योंकि हमारी रेलवे रोड पे दुकान थी, तो हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता। तो वो
ऐसे ही उसमें परिचय तो होता ही। तो वो हमको ले गए मोदी जी कि चलिए आओ, चलते चलते बात करते। तो उन्होंने हम साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने मक्खनलाल वो कि धर्मशाला में जो हाँ बात करते करते 2-3 चक्कर लगाए और मतलब हमने अपनी बात कही जो भी पार्टी से संबंधित थी। उसमें तो ना हमको किसी को यकीन भी नहीं था, कोई सपने में भी कोई इतने बड़े आदमी से बात। तो लेकिन आज कोई यकीन भी नहीं करेगा, और आज हमें भी यकीन नहीं होता कि हमने मोदी जी से बात की थी, से इतनी नजदीकी से बात की है, कंधे पे हाथ रख के और चलते हुए भी। और भाई ने वो बोल रहे थे क्योंकि 2-4 बार हाँ इतने थे जो। तो उस समय ग्रोवर साहब भी वहाँ आते थे खूब, कई बार हंसी मजाक भी ठिठोलेपन भी होते थे। एक ग्रोवर साहब का किस्सा है कि जब पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ जी जी 1982 में, ठीक है 1982 के। जी जी तो हमारे मित्र थे दुष्यंत अरोड़ा जी और अजय रुस्तगी जी, और ये उसमें बॉम्बे एक स्पेशल ट्रेन उन्होंने बुक कराई थी दिल्ली से, नई दिल्ली से, सब पार्टी वालों ने, और बॉम्बे के लिए। तो मैं दिल्ली में जॉब करता था डीसी में, तो ये मुझे ज़बरदस्ती भाई तू भी चल बॉम्बे। और हम भी बचपना तो था ही दोस्तों के साथ, ग्रोवर साहब भी और बिमला आंटी भी। ये पत्रकार बनने से पहले की बात? हाँ पत्रकार। ठीक है। तो 1982 में हम भी उस ट्रेन में बैठ लिए। हाँ चलो अधिवेशन देख के। हाँ अधिवेशन, पहला अधिवेशन। तो जब पहला अधिवेशन था तो ग्रोवर साहब के साथ हम भी उस अधिवेशन में गए थे, जब वहाँ गठन हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया वाजपेयी जी को। तो वो सीन भी हमने देखा। तो ग्रोवर साहब के साथ, ग्रोवर साहब का कई संघर्ष हमने यहाँ देखे, और लेकिन वो उनकी खासियत थी, वो मंद मंद मुस्कुराते रहते, और उनमें गुस्सा कम था, लेकिन जब आता था तो नेचुरल बहुत तेज आता था, लेकिन बहुत कम आता, और बड़े और खुश मिजाज आदमी जिसको कह सकते हो कि। और एक आपको मेरा जो अनुभव है जी जी, वो पंजाबी होने के नाते, पंजाबी में इतने लोकप्रिय नहीं थे, इतने स्वीकारी नहीं थे, मेरा अपना मानना है। जी जी, लेकिन गैर पंजाबी में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ थी। उनके सारे दोस्त सब ज्यादा गैर पंजाबी थे जो, सब ज्यादातर उनकी बड़ी मान्यता थी, सब लोग उनको बड़ा इज्जत देते थे। जैन समाज भी, महावर समाज भी, अग्रवाल समाज भी, रुस्तगी समाज, मतलब सब इज्जत करते थे, काफी उनको बड़ा मान सम्मान देते थे। चलिए रुस्तगी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनिल रस्तोगी की बातें सुनी। ओम प्रकाश ग्रोवर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारा एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।